नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। सबसे पहले सभी लोगों को लोक पर्व फूलदेई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोक आस्था के पावन पर्व देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक त्यौहार फूलदेई की सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। यह पर्व आपको जैसे पता ही होगा कि बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है, यानी चैत माह में यह पर्व मनाया जाता है। और बसंत ऋतु के आगमन पर उत्तराखंड में मनाए जाने वाला यह लोक पर्व हमारी समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति के प्रति प्रेम का प्रतीक होता है। ठीक है, इसलिए सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। इसमें बात करते हैं फिर उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की, जिसमें से पहला एमसीक्यूज है, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जनपद को क्रम से लगाना है। तो ऑप्शन है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग पहला ऑप्शन, दूसरा अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर, तीसरा अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी, चौथा है अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है अल्मोड़ा का जो 1139 है, फिर उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग का 1114, पौड़ी गढ़वाल का 1103 और बागेश्वर का 1090। ठीक है, उत्तराखंड का उत्तराखंड में लिंगानुपात की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है, जो देश के राष्ट्रीय लिंगानुपात से ज़्यादा है। यानी देश का जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है वो कितना 943 है। 943 यानी लिंगानुपात का मतलब ये है कि प्रति 1000 पुरुषों में कितनी उत्तराखंड में 963 महिलाएं हैं। अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 7 जनपदों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। ठीक है, 7 जनपद हमारे उत्तराखंड में ऐसे हैं जिनका 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात है और केवल 4 जनपद ही ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीय लिंगानुपात से 943 से कम है। ठीक, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात की अगर बात करें तो 1000 है लिंगानुपात ग्रामीण में। ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात। और शहरी लिंगानुपात की अगर बात करें तो शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 884 है। 884 क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। और सबसे कम लिंगानुपात वाले जनपद की अगर हम बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात आपका हरिद्वार में है। हरिद्वार का लिंगानुपात है 880। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका देहरादून का 902। फिर तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर 920 है। और चौथे नंबर है नैनीताल का 934। इस तरीके से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जनपद है अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और बागेश्वर। सबसे कम लिंगानुपात वाला हरिद्वार है। फिर उसके बाद आपका देहरादून, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद नैनीताल। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्र भारत की अगर बात करें तो स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी। 2015 की जनगणना का उद्देश्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और 2016वीं जनगणना 2021 में आनी थी, जो अभी तक नहीं आई है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत की पहली डिजिटल जो 16वीं जनगणना होगी वो भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसकी थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय की अगर बात करें तो सबसे बड़ा ये थारू, बोक्सा, बोटिया, जौनसारी। तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा हो जाएगा? थारू हो जाएगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति ये समुदाय जो है वो आपका थारू ही है। अगर कुमाऊं का भी आएगा थारू आएगा। अगर गढ़वाल की अगर बात आती है, गढ़वाल की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो तब जौनसारी का नाम आ जाएगा। ठीक है, गढ़वाल की आई और उत्तराखंड की दूसरी सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति है वो जौनसारी है। और उत्तराखंड की और कुमाऊं की पहले कौन सी हो जाएगी? थारू की। अगर गढ़वाल की आती है तो जौनसारी है। उत्तराखंड में 5 जनजातियों को जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी को जनजातीय का दर्जा दिया गया है। यानी 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, जिसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो थारू है। और
गढ़वाल कुमाऊं की भी ये पहले नंबर की है। और जो अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल की कौन सी हो जाएगी, जौनसारी हो जाएगी। ठीक। और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी, राजी। सबसे कम जनसंख्या वाली राजी जनजाति है। और सबसे ज़्यादा आपका थारू हो जाएगी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जैसे जनजातियों का दर्जा कब दिया गया था, 1967 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है, राजी जनजाति है। सबसे कम जनसंख्या वाली राजी है, जिसकी जनसंख्या 690 है। ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति अगर आती है तो सर्वाधिक प्राचीन की अगर बात करते हैं, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो ये आएगा भोटिया जनजाति आ जाएगी। और सबसे प्राचीन आदिम, ठीक है, प्राचीन आदिम जनजाति की अगर बात आती है तो ये कौन सी हो जाएगी, राजी जनजाति हो जाएगी। राजी जनजाति हुई, फिर उसके बाद बोक्सा आती है। अगर हम बात करें तो विधानसभा सीटों में 2 सीटें SC, ठीक है, ST के लिए आरक्षित है। 13 सीटें आपका SC के लिए है। और 2 सीटें किसके लिए है, आपका ST के लिए। जो कौन कौन सी है, नानकमता और चक्राता। 2 सीटें आपका नानकमता और चक्राता। ठीक है। राज्य सेवाओं में ST आरक्षण, जनजाति आरक्षण कितना परसेंट है, 4%। 4% है राज्य सेवाओं में। सर्वाधिक जनजाति आबादी कौन सी जनपद में है, तो ये आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा। और न्यूनतम जनजाति आबादी कहाँ पे हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। सर्वाधिक आपका उधम सिंह नगर, सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग में। और अगर परसेंटेज में आता है कि सर्वाधिक परसेंटेज ST का, यानी अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ पे है, उधम सिंह नगर में। और न्यूनतम परसेंटेज आता है तो यानी न्यूनतम, ठीक है, ये आपका सर्वाधिक है। और अगर न्यूनतम आता है सबसे कम, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, टिहरी में कितना, 0.14%। यहाँ पे टिहरी में ST की आबादी देखने को मिलती है। और सर्वाधिक लिंगानुपात ST में किसका है, भोटिया जनजाति का है। और न्यूनतम लिंगानुपात आपका राजी जनजाति का है ST में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इससे रिलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, सुमेलित नहीं है। दून, देहरादून, नैनीसैनी, पिथौरागढ़ और फूलबाग, उधम सिंह नगर, चिन्यालीसोड़, पौड़ी। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हमारे पास हवाई अड्डे दे रहे हैं। तो उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में कितने हवाई अड्डे हैं, 5 हवाई अड्डे हैं। 5 हवाई अड्डे, जिसमें से आपका देहरादून यानी दून, जिसको हम जोलीग्रांट हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, तो देहरादून ये बिल्कुल सही है। नैनीसैनी पिथौरागढ़ में है, नैनीसैनी हवाई पट्टी आपका पिथौरागढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद फूलबाग आपका, जिसको पंतनगर, ठीक है, पंतनगर हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है, उधम सिंह नगर, ये भी बिल्कुल सही है। इसका जो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे चिन्यालीसोड़ कहाँ पे स्थित है आपका, चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी ये कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी में आता है। बल्कि यहाँ पे पौड़ी दिया है, ये गलत हो जाएगा। तो ये कहाँ पे स्थित है आपका, उत्तरकाशी में। इसका वर्तमान में दूसरा नाम, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नाम क्या रख दिया गया है वर्तमान में, माँ गंगा हवाई अड्डा, माँ गंगा हवाई पट्टी इसका नाम रखा है। और 5 जो हमारे पास हो जाएगा, 5 हेलीकॉप्टर हवाई पट्टी, तो ये कौन सा हो जाएगा, गोचर हवाई पट्टी। तो ये आपका कौन कौन से हो गए, दून देहरादून में हो गया, चिन्यालीसोड़ आपका उत्तरकाशी, जिसको माँ गंगा हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है, गोचर हवाई पट्टी आपका चमोली, नैनीसैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़, और पंतनगर हवाई पट्टी आपका फूलबाग यानी पंतनगर उधम सिंह नगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही चुनना है। टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है। टिहरी बांध विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए, आर कारण दोनों सही हैं। और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि आपका टिहरी परियोजना की विशालता के कारण इसे राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है। और टिहरी बांध विश्व का चौथा और एशिया का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ये आपका कौन सी नदी के संगम पर बना है, ये आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। यहाँ पर गणेश प्रयाग है, इन दोनों नदियों के मिलने से आपका यहाँ पर गणेश प्रयाग का निर्माण होता है। और इसी यहीं पे आपका कौन से टिहरी बांध परियोजना बना हुआ है। अगर हम टिहरी बांध परियोजना की अगर बात करें तो ये टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर 260.5 मीटर ऊंचा बांध है।
जो काफर बांध है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया में चौथा नंबर का सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, इस परियोजना को राष्ट्रीय गांव की संज्ञा दी गई है और इसकी परिकल्पना उत्तर प्रदेश सरकार ने 1949 में करी थी और 1972 में इसको योजना आयोग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और इसका निर्माण कार्य 1978 से उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। और स्टार्टिंग में शुरुआत में यह परियोजना 600 मेगावाट 600 मेगावाट की रखी गई थी, यानी इस परियोजना को 600 मेगावाट बनाना मंजूरी दी गई थी। लेकिन 1986 में रूस के राष्ट्रपति भारत का दौरा करते हैं और इनके बीच, भारत और रूस के बीच समझौता होता है, जिसके बाद ये 600 मेगावाट से बढ़ाकर इसको 2400 मेगावाट परियोजना कर देते हैं। 2400 मेगावाट की परियोजना बननी तय की गई है। ठीक है, उसके बाद इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये धीरे से काम कर रही थी, सिंचाई विभाग धीरे से काम कर रही थी। इसके लिए फिर आपका टीएचडीसी का गठन करते हैं, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई है? 12 जुलाई, ये पूछा जाता है, 12 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई और सरकार के द्वारा इसको 1989 में इसको यह कार्य, टिहरी परियोजना का कार्यभार सौंपा जाता है। ठीक है, यह तीन भागों में इसको विभक्त कर दिया था। एक तो आपका 1000 मेगावाट की टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना, दूसरी आपका 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना और एक आपका 400 मेगावाट कोटेश्वर डैम। ठीक है, कोटेश्वर बांध। तो इस तरीके से ये टोटल हो जाएगी आपका 2400 मेगावाट की। तो ये कोटेश्वर बांध बहुत बार पूछा जाता है, कोटेश्वर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो कोटेश्वर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? ये भागीरथी नदी पर स्थित है, 400 मेगावाट का है और ये टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। ठीक है, इसका जलाशय पूछा जाता है कि जलाशय कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये आपका 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका तो आधुनिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर और स्थानीय नाम सुमन सागर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इस प्रकार से यह परियोजना, टिहरी जल विद्युत परियोजना, विश्व की चौथे नंबर और एशिया की सबसे बड़ी हुई या ऊंची परियोजना है। इससे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखे थे हमने, जो इसके लिए एक आपका टिहरी में बांध विरोधी समिति का गठन होता है 1978 में। ठीक है, बांध विरोधी समिति का 1978 में समिति का गठन होता है। उसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? विद्यासागर नोटियाल इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और सुंदरलाल बोगड़ा ने इस बांध विरोध समिति का नेतृत्व किया था और इन्होंने 76 दिनों तक यहाँ पे धरना देकर बांध निर्माण कार्य को रोक के रखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, रुड़की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल में। ठीक है, ट्रार अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है आपका, और भीमताल कहाँ पड़ता है आपका? नैनीताल में। भीमताल से आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो आपका यहाँ पे क्या है? लोक सांस्कृतिक संग्रहालय स्थित है। ठीक है, लोक सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पे स्थित है आपका? खुटानी, भीमताल में स्थित है। ठीक, दूसरा आपका भीमताल में क्या है? तितलियों का संग्रहालय भी कहाँ स्थित है आपका? तितलियों का संग्रहालय भी भीमताल नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना किसने? फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा की गई है। और एक ट्रार अनुसंधान केंद्र आपका भीमताल में स्थित है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या? उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल में स्थित है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, ये भी कहाँ स्थित है? नैनीताल में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। ठीक है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, ये भी नैनीताल में 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र नैनीताल के भोहाली में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है आपका? अकेडमी, ये आपका भुवाली नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी, दिसंबर 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय
हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। और राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकीय अनुसंधान केंद्र भी भीमताल में ही स्थित है। ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में स्थित है। ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ये कहाँ स्थित है आपका, ये नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 31 मार्च 1976 में की जाती है। ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें इनको याद रखने हैं। और क्षय रोग अस्पताल भी कहाँ पे स्थित है, भुवाली, 1912 में इसकी स्थापना की जाती है। और सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय ये हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। विछिंदीपाल पर्वतारोहण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जसपाल राणा साहित्य और बीसी खंडूरी राजनीति, ये भी सही है। तो जसपाल राणा आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जसपाल राणा जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, आपका निशानेबाज से, निशानेबाज से संबंधित है। ठीक है, ये निशानेबाज खिलाड़ी हैं। और अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें तो जसपाल राणा जी के बारे में, तो जसपाल राणा जी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे स्थित है, टिहरी, टिहरी के गांव, टिहरी का में एक गांव पड़ता है आपका चलामू, चलामू गांव में इनका जन्म हुआ है। और इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोल्डन बॉय के नाम से उत्तराखंड में किसे जाना जाता है, जसपाल राणा को। यानी इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते हैं शूटिंग में, इसलिए इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। और 1994 में इन्हें 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अर्जुन पुरस्कार से 1994 में। और 2019 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक। और इनके भाई जो हैं सुभाष राणा और इनकी बहन है सुषमा राणा, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाज खिलाड़ी हैं। ठीक है, निशानेबाज खिलाड़ी, तो जैसे हमने बोला है कि गोल्डन बॉय के नाम से जसपाल राणा को जाना जाता है, उसी प्रकार से अगर गोल्डन गर्ल के नाम से अगर क्वेश्चन आता है कि गोल्डन गर्ल की उपाधि किसे दी गई है, तो ये निशानेबाज कौन, दिलराज कौर, दिलराज कौर को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है और जसपाल राणा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। अगर इस प्रकार से हम थोड़े से औरों के बारे में ध्यान दें, जैसे विछिंदीपाल है, विछिंदीपाल पर्वतारोहण है, इनका जन्म 1954 में उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में हुआ था। ठीक है, नाकुरी गांव में हुआ था। और इन्होंने निम से अपनी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और उसके बाद छोटे छोटे पर्वतों की चढ़ाई इन्होंने स्टार्ट की। और इसी प्रकार से 23 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट है यानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का आरोहण किया था। और इस प्रकार ये बिछेंद्री पाल भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला बनी है एवरेस्ट आरोहण करने वाली। ठीक है, कब, 23 मई 1984 को इन्होंने एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी का आरोहण किया था, फतह किया था। और इस प्रकार ये भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला एवरेस्ट आरोहण करने वाली महिला बनी है। ठीक है, अगर हम बात करें 1984 में बिछेंद्री पाल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1984 में। 1986 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 2019 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सरकार द्वारा इनको 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में। चंडी प्रसाद भट्ट एक पर्यावरणविद है। ठीक है, जिन्होंने पर्यावरण के में अपना जीवन समर्पित किया है। और इनका जन्म भी 1934 में चमोली जिले में हुआ है। और 1964 में इन्होंने गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। और 1970 यानी 70 के दशक में इन्होंने चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दगड़िया नामक संस्था बनाई। ठीक है, 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और 1986 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1986 में। और 2005 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया जा चुका है। और 2019 में इनको चंडी प्रसाद भट्ट जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है,
अगर खंडूड़ी जी के बारे में हम देखें तो खंडूड़ी जी उत्तराखंड के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके कार्यकाल में इन्होंने 2008 में, ठीक है, 2008 में एक दीनदयाल निःशुल्क 108, ठीक है, निःशुल्क 108 सेवा का प्रारंभ किया था और इन्होंने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 2008 में ही इन्होंने पंचायतों का आरक्षण कितना कर दिया था कि 33% से बढ़ाकर आपका कितना 50% कर दिया था। 50% महिलाओं का आरक्षण इन्होंने किया है बीसी खंडूड़ी जी। तो ये राजनीति से संबंधित है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में चाय की खेती को सन 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया किसके द्वारा कराया गया था? बिशप हेवर के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में चाय की खेती का सुझाव जो सर्वप्रथम की अगर हम बात करें 1824 में किसके द्वारा दिया गया? बिशप हेवर के द्वारा किया गया। यह उनका यह सुझाव था कि उन्होंने अपनी पत्रिका में कुमाऊं की मिट्टी एवं जो जलवायु है, यहाँ की जो मिट्टी और जलवायु है वो चाय के लिए प्रचलित है, मेल खाती है। उन्होंने अपनी पत्रिका में इस बात की पुष्टि करी थी, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 2004 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका गैरसैंण में 2004 में उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना 2004 में, इसका मुख्यालय गैरसैंण में स्थित है। तो सर्वाधिक लीची उत्पादन करने वाला जिले क्रमशः आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है, वर्तमान समय में उत्पादन की दृष्टि से फल उत्पादन की अगर बात करें तो फल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? नैनीताल जनपद में, ठीक है। नैनीताल जनपद का में सर्वाधिक फल उत्पादन होता है। अगर लीची उत्पादन की अगर हम बात करें तो लीची उत्पादन में पहला नंबर पर तो देहरादून ही है, पहला नंबर पर देहरादून है, दूसरे नंबर पर आपका हरिद्वार है, तीसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर, लीची उत्पादन करने में तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर है। भारत सरकार ने देहरादून को लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है। सेब उत्पादन की अगर हम बात करें तो सेब उत्पादन में सर्वाधिक सेब उत्पादन आपको उत्तरकाशी में किया जाता है, जिसको उत्तराखंड का सेब न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बिकता है, ठीक है। और अन्य राज्य में आपका हिमाचल सेब के नाम से बिकता है और दूसरे नंबर पे आपका नैनीताल है सेब उत्पादन में। अगर संतरा, माल्टा, नींबू में सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो ये आपका नैनीताल है, नाशपाती में नैनीताल है, अखरोट में पिथौरागढ़ है। राज्य की पहली कृषि नीति 2011 में आई थी, ठीक है। राज्य की पहली कृषि नीति 2011 में और दूसरी कृषि नीति आपका 2018 में आई थी। उत्तराखंड ने स्वयं को जैविक राज्य घोषित किया है, कब किया है? जैविक राज्य घोषित 2019 में, ठीक है। और जैविक कृषि एक्ट भी आपका कब आया है? 2019 में। ये चीज़ें को भी याद रखिए, ठीक है। उत्तराखंड जैविक उत्पादों को कौन से नाम से बेचा जा रहा है? तो वर्तमान समय में हाउस ऑफ हिमालयाज, ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज को जैविक उत्पादन को के नाम से बिक रहा है, हाउस ऑफ हिमालयाज। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य स्थित है? नंदा देवी और पूर्वी नंदा देवी पर्वत के मध्य? नहीं। कामेट और बद्रीनाथ के मध्य? नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य? यमुनोत्री और गंगोत्री के मध्य? तो फूलों की घाटी स्थित है आपका चमोली जनपद में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया है, ठीक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी चमोली में। क्षेत्रफल की दृष्टि से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल आपका 87.5, ठीक है, 87.5 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी को विश्व विरासत की सूची में 2005 में इसे विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। इसकी जो फूलों की घाटी की खोज का श्रेय जो जाता है 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई है, जो ब्रिटिश पर्वतारोही यह था फ्रैंक स्माइथ, उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसलिए इसको फ्रैंक स्माइथ पार्क या फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त नाम अगर हम बात करें, इसको गंधमादन पार्क, ठीक है, वैकुंठ पार्क, भ्यूंडार घाटी या पुष्पावती, यहाँ से कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी बहती है, इसलिए यहाँ पर पुष्पावती पार्क के नाम से भी जाना जाता है और फ्रैंक स्माइथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्कंद पुराण के केदारखंड में इसे नंदनकानन कहा गया है और कालिदास के मेघदूत में इसे अलकापुरी कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काली और गोली नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो ये आपका जोलजीबी, रामनगर, देवप्रयाग, टिहरी। तो जोलजीबी में आपका काली और गोली नदियों का संगम होता है
और ये कहाँ पे पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में काली और गौरी नदी का संगम होता है और इस यहाँ पर जौल जीबी मेला भी लगता है। इसी के संगम पर आपका जौल जीबी मेला भी लगता है, जिसकी शुरुआत 1914 में हुई थी। 1914 में हुई थी और इस मेले की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? गजेंद्र बहादुर को जाता है। और यहाँ पे पहले क्या होता था? घोड़ों का व्यापार किया जाता था और ये मांगसीस संक्रांति यानी नवंबर 14 नवंबर से 19 नवंबर को लगता है। और जौल जीबी मेले पहले इसमें क्या हो जाता था? भोटिया लोग व्यापार कर से संबंधित था ये जौल जीबी मेला। तो ये आपका काली और गौरी नदी के संगम पर लगता है, जो कहाँ पे पड़ता है? आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है। अगर हम बात करें तो देवप्रयाग में कौन सी नदी? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, जो भी आकार की घाटी का निर्माण भी करती है। और पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है देवप्रयाग। टिहरी में बात करें तो टिहरी में आपका गणेश प्रयाग बनता है। गणेश प्रयाग कौन सी नदी से? भागीरथी और भिलंगा नदी के संगम से बनता है, जहाँ पर आपका टिहरी डैम भी स्थित है गणेश प्रयाग में, टिहरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। चाल खाल का संबंध जो होता है वो आपका किससे है? जल संरक्षण से है। यानी उत्तराखंड में क्या करते हैं? उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और जहाँ पर क्या है कि अगर पर्वतों से ऊपर पानी बरसात हो रहा है तो पानी लगातार क्या है बोलते हैं ना, उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी पहाड़ के काम नहीं आनी। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि पानी तो बहुत आता है, लेकिन ये है कि वहाँ पे पानी का अकाल पड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखकर इसको क्या कर दिया गया है कि जैसे हमारे पास ये पहाड़ी ढलान है तो जो बारिश का पानी है तो यहाँ पे क्या है? चाल खाल बनाए जाते हैं। ठीक है। ऐसे तालाब बनाए जाते हैं ताकि ये बारिश का पानी क्या है इसमें रुक सके और बाद में इस पानी का यूज किया जा सके। इसलिए चाल इनको बोला जाता है चाल खाल। तो ये आपका जल संरक्षण के काम आता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था। इस प्रकार से हमने इसमें देखा उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप बने रहे चैनल के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।